हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने पहली यूनिट अपनी स्टार्ट कर रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर अपन लोग कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 2 क्लास से अपन कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, और उसका अपन ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया लास्ट क्लास के अंदर कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, क्योंकि कूलाम के नियम द्वारा दो आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल का जो परिमाण है वो ज्ञात किया जा सकता है। अब बच्चों, बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए कूलाम नियम के सदिश निरूपण की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसी की कड़ी में अपन लोगों का अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी जब 2 से ज़्यादा आवेश दिए हुए हों तो उनके मध्य बल कैसे ज्ञात करेंगे अपन, और अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी बिंदु आवेश दिए हुए हो, कोई भी बिंदु आवेश दिए हुए हों, उनके मध्य अपन को बल निकालना हो तो वो जो बल आता है बच्चों उसका परिमाण आता है K Q2 अपॉन R²। यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो R है तो इसका जो परिमाण निकल के आता है अपने पास में, इनके मध्य जो कूलाम बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आता है F = K Q2 अपॉन R²। राइट, ये इसका फॉर्मूला अपने पास में निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से पिछली क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि ये आवेश, देखो बच्चों, पिछली क्लास में जब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया था तो देखा था कि अगर Q1 आवेश के कारण, ध्यान से सुनना, Q1 आवेश के कारण Q2 पर अगर अपन को बल निकालना हो कि कितना बल उस पर लग रहा है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो अपने पास, उसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, बस ओनली डायरेक्शन का फर्क रहता है। अपन ने माना था कि अगर दोनों जो चार्ज हैं वो सेम प्रकृति के हैं तो इनके मध्य जो बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, F2 2 पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 1 द्वारा। ठीक है, तो वो इस प्रकार से अपन लोगों ने देखा था। फिर आवेश नंबर 2 जो Q2 आवेश है, इसके द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है बच्चों वो ये लग रहा है, जिसको मैं बोल देता हूँ F12। तो यहाँ से देखने पे अपन ने देखा था कि ये जो बल होता है, दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है या एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर जितना बल लगाया जाता है वो परिमाण में तो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है, अपोजिट होता है। डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। वो चीज़ अपन को यहाँ पे दिख भी रही है। अगर ये दोनों सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, तो Q1 आवेश Q2 को इधर की ओर भगाएगा दूर, और Q2 आवेश Q1 को इधर की ओर दूर भगाएगा, क्योंकि सेम नेचर की जब है तो इसका मतलब उनके बीच में जो बल लग रहा है बच्चों वो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ अपन लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी। आज अपन देखेंगे कि जब 2 से ज़्यादा आवेश दिए हुए हों तो उन पर बल किस प्रकार से लग सकता है। ठीक है, मान लो एक चार्ज और है जो यहाँ रखा हुआ है Q3 चार्ज। ठीक है, एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे करके इसको अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और बहुल आवेशों के मध्य बल कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार समझने के लिए समझ लो। देखो, अब देखो, जब ये 2 आवेश जब रखे हुए थे तो ये एक दूसरे पे बल लगा रहे थे। अब तीसरा आवेश इनके पास में रखा हुआ है, ये इनके मध्य जो बल लग रहा है F12 F21 जो बल लग रहा है, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी तीसरा आवेश जो है वो 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यानी इन पर जो बल लग रहा है वो ये लग रहा है। अब मान लो ये आवेश नहीं है, ये 2 आवेश है, तो इनके मध्य भी तो बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के तो मध्य भी तो बल लगेगा, ये समान नेचर के हैं। तो क्या होगा, ये इधर इस पर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा बोलो, F31 बल लगेगा, 3 पर लग रहा है किसके द्वारा, 1 द्वारा। उसी प्रकार से ये आवेश भी इस पर इधर बल लगाएगा, कितना लगाएगा बोलो, F13। तो देखो, एक कोई भी आवेश है उस पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। यदि 3 आवेश उपस्थित हैं तो प्रत्येक आवेश पर इस प्रकार से 3 बल लगेंगे, आप देख सकते हो। ये देखो दूसरा 2 बल लगेंगे, सॉरी 3 आवेश है तो 2 बल उन पे लगेंगे। ये देखो यहाँ पर ये आवेश है, ठीक है, इनके मध्य बल अपन को देखना है, तो इसके मध्य ये Q3 आवेश Q2 पर भी तो बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा बोलो, F23। और ये इस पर कितना बल लगाएगा बोलो, F32। तो इस प्रकार से देखो प्रत्येक आवेश पर 2 बल लग रहे हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ऐसा कि अगर 3 आवेश उपस्थित हैं तो एक आवेश पर उनके द्वारा यानी दोनों के द्वारा अलग अलग बल इस प्रकार से
लगाया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत कि कोई भी आवेशों का निकाय है, बहुत एक से ज़्यादा आवेश अगर उपस्थित है तो एक अभिष्ट आवेश पर उनके द्वारा प्रत्येक के द्वारा जो बल लगता है F नेट होता है वो उनके सभी के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या करेंगे, जैसे मान लो ये जो Q1 चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है इस पर बल निकालना है अपन को कि इस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण ये दो आवेश जो है इनके कारण कुल बल कितना लग रहा है, तो उसको मैंने F से लिख लिया। वो क्या होगा बच्चों, ये 3 के द्वारा जितना बल लग रहा है और 2 के द्वारा जितना बल लग रहा है उनके सदिश योग के बराबर होगा। यही बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत है। अपने सदिश योग क्यों बोला, क्योंकि बच्चों बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी आवेशों के निकाय में किसी एक अभिष्ट आवेश पर लगने वाला नेट बल उन सभी आवेशों द्वारा उन पर मतलब उन सभी आवेशों द्वारा या प्रत्येक आवेश द्वारा उन पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन उनका सदिश योग कर देंगे। ठीक है, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अपन देखते हैं बहुल आवेशों के मध्य बहुत से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जब चार्ज दे रखे हों तो उनके मध्य कैसे अपन बल निकालते हैं। उन सभी आवेशों के द्वारा एक कोई अभिष्ट आवेश है, कोई एक चार्ज या फिर एक कोई बिंदु है, उस पर अपन किस प्रकार से बल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बिल्कुल छोटा सा ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। बोल लो बच्चों, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये ओरिजिन हो ही गया। यहाँ पर मान लो एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर मैंने मान लिया एक Q2 चार्ज है, यहाँ पर माना है सॉरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक Q3 चार्ज मान लिया और यहाँ पर ऐसे करके डैश डैश मैंने दिखाया है, और एक Qn, मान लो n आवेशों का एक निकाय है जिसके अंदर n आवेश उपस्थित हैं। ठीक है, अब इन आवेशों के जो स्थिति सदिश है बच्चों वो दे रखा है। जैसे पहले वाला जो चार्ज है उसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा जो चार्ज है उसका स्थिति सदिश बच्चों r2 वेक्टर दिया, तीसरा जो चार्ज है उसका स्थिति सदिश r3 वेक्टर दिया हुआ है। इसी प्रकार ये जो nवा जो चार्ज है इसका जो स्थिति सदिश है बच्चों वो Rn वेक्टर दिया हुआ है। कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, Rn वेक्टर इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, माना कोई एक निकाय जिसमें n आवेश उपस्थित है, उनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 Rn है। ठीक है, अब एक अभिष्ट कोई आवेश है, एक अभिष्ट कोई आवेश है Q0 यहाँ पर रखा है। जो इस Q0 आवेश पर अपन को बल निकालना है कि इस Q0 आवेश पर इनके द्वारा कितना बल लगाया गया है। तो इस Q0 चार्ज का इस Q1 से जो डिस्टेंस है या वेक्टर है वो दिया हुआ है R01 वेक्टर। क्या आएगा बच्चों, R01 वेक्टर दिया हुआ है मान लो। ठीक है, ये दूसरा जो चार्ज है इसका यहाँ से जो स्थिति सदिश है बच्चों वो दिया हुआ है R02 वेक्टर। इसका जो स्थिति सदिश है बच्चों वो दिया हुआ है R03 वेक्टर। और ये जो चार्ज है इसका यहाँ से जो स्थिति सदिश है वो दिया हुआ है R0n वेक्टर। यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है। अपन को क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया कि कोई n चार्ज मैंने Q1, Q2, Q3 डैश डैश ऐसे करके n चार्ज मैंने यहाँ पर रखे जिनके स्थिति सदिश अपन को R1, R2, R3 ऐसे दिए हुए थे। ठीक है, अब एक Q0 चार्ज, एक अभिष्ट आवेश मैंने मान लिया Q0। ठीक है, उस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए तो अपन को इन दोनों की, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में बल निकालना है तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिएगी, इन दोनों के बीच में बल निकालना तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, इन दोनों के बीच में बल निकालना तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। मतलब इस प्रकार से अपन को इनके मध्य की दूरी चाहिए। ठीक है, अब वो दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालने के लिए अपन ने देखा कि ये दूरी मान ली कि इसके बीच की दूरी R01 है, इसके बीच की दूरी R02 है और इसके बीच की दूरी R03 है। इस प्रकार से मैंने क्या मान लिया, इनके बीच की दूरी मान ली। ये दूरी मान ली है, इसको वेक्टर के रूप में मान लो, मैं नहीं लिख रहा।
ठीक है, मैंने ये दूरी के रूप में लिख लिया, डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ही लिख लिया, क्योंकि बच्चों आपको पता है, ये आप लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि कोई वेक्टर होता है, कोई एक सदिश होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होता है, उसका परिमाण बताता है, और उसका ये जो एरो का जो ये साइन है बच्चों, ये क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन शो करता है, उसकी दिशा बताता है, दिशा के लिए इसको काम में लेते हैं। अब किसी सदिश को अपन कैसे लिखते हैं, ए सदिश बराबर ए का परिमाण इंटू ए का कैप। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी सदिश को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन को बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए एक आपको छोटी सी बात मैं बताऊं। देखो ये Q1 आवेश है, मान लो ये Q1 आवेश है, ये इस पर बल किधर लगाएगा, ये क्या इधर की ओर बल लगाएगा, कितना लगाएगा बोलो, F01 वेक्टर, ये इधर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि मान लो समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इधर की ओर इसको भगाएगा। ठीक है, और बच्चों इसका जो स्थिति सदिश होगा, क्या वो R01 कैप इधर की ओर ही होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में जब अपन लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था तो उसमें भी ये किया था। ये जो Q2 आवेश है, ये इस पर बल किधर लगाएगा बच्चों, ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, F02 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश भी इधर ही होगा, R02 कैप। डायरेक्शन शो करने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन शो करने के लिए काम में लेंगे अपन। ये R03 वेक्टर है, ये इधर की ओर बल लगाएगा, कितना लगाएगा बोलो, F03 वेक्टर, इसका डायरेक्शन के लिए भी इधर ही काम में लेंगे, R03 वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से ये जो चार्ज है, ये Rn चार्ज है, ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, F0n वेक्टर, इसका डायरेक्शन वाला जो कैप है वो यहीं पर काम में लेंगे अपन, R0n कैप। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो आवेश है उनके लिए मैंने बल निकाला है। देखो क्या किया है, पहले वाला जो चार्ज है इसके द्वारा इस Q0 पर, और चार्ज को भूल जाओ, और जो आवेश है उनको भूल जाओ एक बार आप, ये जो Q1 आवेश है इसके द्वारा इस आवेश Q0 पर बल निकालना है। तो ये आवेश तो इस पर कोई प्रभाव डालेंगे नहीं, तो इसके द्वारा इस पर जो बल आएगा, मान लो ये दोनों समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये Q1 चार्ज है, ये Q0 को इधर की ओर भगाएगा ऐसे, तो इस पर जो बल लगेगा, मान लो F01 लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों को जो लाइन मिलाती है उस लाइन के अनुदिश होती है बल की दिशा। ये पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि डेली आप लोगों को क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर बीच से आप लोग क्लास लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पीछे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। तो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है ढंग से, वो बच्चा पहले वो क्लास देखे, उसके बाद में इस क्लास पर अप्रोच करे, राइट। इसी प्रकार ये जो Q2 आवेश है ये इस पर बल लगाएगा, ये जो Q2 आवेश है ये भी इस पर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, देखो इधर की ओर ऐसे F02 बल लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये भी तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से अपन ने n जो आवेश है उनके मैंने बल निकाल लिए। अब स्थिति सदिश की, इनका जो स्थिति सदिश होगा उसकी दिशा भी तो बल की दिशा में ही होगी, तो इसलिए R0n, R01, R02 ये मैंने इधर करके लिख दिया। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि जो Q1 आवेश है वो Q0 पर कितना बल लगा रहा है, वो निकालना चाह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ Q1 आवेश द्वारा Q0 पर लगाया गया बल। तो देखो बल क्या आएगा, F01 वेक्टर बराबर F01 का मापांक, और दिशा के लिए क्या काम में लेंगे, R01 कैप काम में लेंगे। पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल से बताया है इसको। ये लो, ये क्या आ गया है, R01, क्योंकि ये कोई भी वेक्टर होता है उसको उसका परिमाण और दिशा के रूप में लिखते हैं। तो परिमाण तो क्या आ गया, F01 वेक्टर का मोड आ गया, और दिशा क्या आ गई, R01 का कैप, जो यहाँ से मैंने लिखी है ये रही। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लो, R01 का कैप। ठीक है, अब दो आवेश रहते हैं, उनके बीच में जो बल का जो परिमाण होता है वो अपन कूलाम नियम से निकालते हैं। क्या आता है, K Q1 तो देखो क्या आएगा, K Q1, दूसरा आवेश कौन सा है, Q0, बीच की दूरी बोलो कितनी है, R01 है, R01 है ना, तो R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप। तो ये क्या निकल के आ गया बच्चों अपने पास में, जो पहला समीकरण निकल के आ गई कि Q1 जो आवेश है वो Q2 पर कितना बल लगाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो आगे इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या बताया, देखो Q1 जो पहला आवेश है उसके द्वारा Q0 पर कितना बल लगाया गया। ये जो आवेश है विशिष्ट आवेश,
ठीक है। अभिष्ट आवेश जो अपन ने Q0 लिया है, इस पर कितना बल है, सारे आवेशों के कारण इस पर बल निकालना है अपन को, तो पहले आवेश के कारण निकाल लिया, जो कितना आया KQ1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप। यहाँ पर ये इतनी जो है ये तो इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और R01 कैप है बच्चों, वो क्या है, इस बल की दिशा है। क्या है बच्चों, इस बल की दिशा है। अगर यहाँ पर 01 आता तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 01 ही आएगा जब प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो। अपन लिख सकते हैं कैसे, इसी प्रकार Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेशों द्वारा अभिष्ट आवेश Q0 पर Q0 पर इन सभी के द्वारा कितना बल आएगा। तो देखो पहले मैं F02 निकालूं तो बच्चों वो क्या आएगा, कि Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप। देखो इनके बीच की दूरी R02 है और R02 कैप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही F03 अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, के Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर इंटू R03 का कैप, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों अपन लिख सकते हैं F0n nवे आवेश द्वारा, ये जो nth चार्ज है इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगाया गया। तो बोलो क्या आएगा, के Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। ये समीकरण में बोल देता हूं बच्चों 2, ये समीकरण में बोल देता हूं 3, ये समीकरण में बोल देता हूं 4। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, प्रत्येक चार्ज है उसके द्वारा Q0 चार्ज पर जो अभिष्ट आवेश है इस पर कितना बल लगाया गया वो अपन ने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आसानी से बात समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा वापस से बता देता हूं क्योंकि फिर मैं डायग्राम को मिटाने वाला हूं, तो देखो समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 3 चार्ज ले लिए थे, 3 के n चार्ज ले लिए थे, n आवेश। कोई निकाय है जिसके अंदर n आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 ऐसे करके n तक, ठीक है। उन आवेशों द्वारा, उन आवेशों के जो स्थिति सदिश है बच्चों वो दिए हुए हैं R1 R2 R3 Rn, ठीक है। मैंने एक अभिष्ट चार्ज लिया Q0, इस Q0 चार्ज पर मेरे को बल चाहिए कि इनके द्वारा कितना बल लगाया गया। क्या चाहिए, इनके द्वारा लगाया गया बल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन प्रत्येक के द्वारा अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लूंगा और इन प्रत्येक के द्वारा इस पर कितना बल लगाया गया है वो निकाल लूंगा। निकाल के उन सबको सदिश योग कर दूंगा तो मेरे पास में परिणामी बल आ जाएगा। तो इसके ऊपर कुल नेट फोर्स कितना लगा वो निकालना मेरे को। तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले Q1 आवेश द्वारा इस Q0 पर कितना बल लगाया गया वो निकालना पड़ेगा। अब वो निकालने के लिए उसकी जो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली R01 आ रही है। 01 क्यों माना, क्योंकि Q0 और 1 के बीच की दूरी है तो इसलिए R01 इसको मान लिया। अब ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, मान लो समान प्रकृति के हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इस प्रकार से ऐसे बाहर की ओर होगी, राइट। और इसका जो स्थिति सदिश होगा वो भी क्या होगा बच्चों, बल की दिशा में ही होगा। तो वो भी क्या हो गया, R01 कैप इधर की ओर हो गया। अब ये जो F01 है इसका मान क्या आएगा, तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, F01 वेक्टर बराबर क्या आएगा बच्चों, F01 का वेक्टर का मोड इंटू R01 का कैप। यानी F01 का जो मापांक है बच्चों वो क्या दिया है, वो क्या बताता है अपन को, जो 1 नंबर आवेश है उसके द्वारा Q0 आवेश पर कितना बल लगाया गया वो बल का परिमाण बताता है। अब वेक्टर राशि है, अब वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो अपन को दिशा भी चाहिए। तो दिशा के लिए अपन ने क्या काम में ले लिया बच्चों, R01 का कैप काम में ले लिया। ये पिछली क्लास में किया है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो परिमाण है, 2 आवेश जब रखे हुए होते हैं, एक स्थिर आवेश होते हैं, उनके बीच की दूरी अपन को दी हुई होती है और अपन को पूछा जाता है कि उनके जो आवेश है उसका परिमाण क्या है, तो अपन कूलाम के नियम से निकालते हैं। और
और कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इनके बीच के आवेश क्या है कि Q1 Q0 और बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, कैप आ रहा है। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं बच्चों, जो n आवेश है उसके कारण बल निकाल सकते हैं। तो अपन अगर Q2 आवेश के कारण इस पर बल निकालेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों, F02 लिख लिया, उसकी दिशा भी ऐसे बाहर की ओर होगी, सेम वही प्रोसेस, वो भी क्या आएगा K Q2 Q0 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू R02 का कैप। ऐसे तीसरे का और ऐसे nवें आवेश का अपन ने निकाल लिया। अब अपन को क्या चाहिए, ये जो Q0 आवेश है, अभिष्ट आवेश Q0 है, उस पर नेट फोर्स चाहिए, परिणामी बल चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, वो परिणामी बल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को शुरू के वीडियो जब शुरू किया था ये, तब आप लोगों को अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में बताया था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि एक कोई आवेश है, उस पर बहुत सारे जो आवेश है उनके द्वारा कितना बल लगाया गया वो निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक आवेश, प्रत्येक इंडिविजुअल चार्ज द्वारा, प्रत्येक आवेश द्वारा कितना बल लगाया गया वो निकाल लेंगे और उनका क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो मैं चित्र मिटा रहा हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो मैं लिखता हूं अब कि अतः Q0 आवेश पर सभी आवेशों के कारण परिणामी बल किससे आएगा बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत से। किससे आएगा बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, मान लो Q0 आवेश पर जो परिणामी बल है वो मान लो F है, क्या है, F है। तो F क्या आएगा बोलो, F01 का वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डेश 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 प्लस F0n वेक्टर। तो ये होता है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। मैंने क्या किया है, एक Q0 जो आवेश था उस पर बल निकालना था, तो क्या किया, सारे आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है उन इंडिविजुअल बल का क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया, सदिश योग कर दिया। देखो क्योंकि डायरेक्शन भी काम में आएगी तो इसलिए सदिश योग। अब देखो F वेक्टर बराबर F01 की वैल्यू ये रही, लिख दो K Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप प्लस F02 की वैल्यू ये रही समीकरण 2 में K Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप। ऐसे ही प्लस F03 की वैल्यू ये रही K Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर इंटू R03 का कैप प्लस डेश 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 nवें चार्ज के कारण ये रहा K Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, जो संख्या कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो इस समीकरण से। तो देखो एक तो कॉमन K आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरी चीज क्या कॉमन आ रही है, Q0 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पर Q1 बचा अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप प्लस यहाँ क्या बचा बोलो, Q2 बचा, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप प्लस यहाँ क्या बचा बोलो, Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर इंटू R03 का कैप प्लस डेश 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 यहाँ क्या बचा बोलो, Qn अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। ये लो, इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर बची है, कुछ भी नहीं किया, ये यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया और ये जो वैल्यूज थी ये मैंने सारी इसके अंदर रख दी है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को ऐड करने के लिए एक चिन्ह काम में लेते हैं जिसे अपन समेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, समेसन बोला जाता है। जब बहुत सारी संख्याएं प्लस के अंदर दे रखी हो, जोड़ में दे रखी हो, तो अपन इस चिन्ह का उपयोग करते हैं समेसन का, और अगर गुणा में दे रखी हो तो अपन ये चिन्ह का उपयोग करते हैं पाई का। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं, इनके ऊपर पावर्स लगा के देखते हैं। पहले अपन समेसन की बात कर लेते हैं, अपने अभी समेसन ही काम में आ रहा है, जब कभी मल्टीप्लाई काम में आएगा तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। देखो KQ0 तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस पर परिणामी बल निकालना चाह रहा हूँ। दिख रहा है क्या, कट रही है क्या स्क्रीन, थोड़ी सी कट गई, चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। F वेक्टर ये है, KQ0 तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो मैं लगा दिया होता हूँ समेसन का साइन। अब देखो I = 1 से n, बताता हूँ अभी कैसे इसको परिभाषित किया है। इसको लिख सकता हूँ QI बटे R0I का स्क्वायर इंटू R0I का कैप। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण को। कैसे लिखा है समझना। देखो यहाँ पर I का मान 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अगर मैं I, देखो इस निशान का मतलब होता है जोड़ना। सबसे पहले मैं अगर I बराबर 1 रखूँगा तो यहाँ क्या आएगा, Q1/R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप, ये रहा। फिर क्या करेगा, ये साइन इसको प्लस कर देगा। अगली स्टेप में क्या रखना, I बराबर 2 रखना है, तो 2 रखोगे तो क्या आएगा बोलो, क्योंकि 1 से n तक रखना है तो 2 रखोगे तो क्या आएगा, R02 का स्क्वायर इंटू Q2/R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप, ये रहा। ऐसे 3 रखो, ऐसे करते करते कहाँ तक रखना है, n तक रखना है, ये समीकरण आ जाएगी। ऐसे कितने भी अपन को चार्ज दे रखे हो, उनके द्वारा कोई एक अभिष्ट आवेश हो, उस पर अपन को क्या निकालना हो बच्चों, बल निकालना हो। परिणामी बल कितना आएगा तो अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हैं, जो अपन को कहता है कि उस आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल होता है, या उस अभिष्ट आवेश पर लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इंडिविजुअल चार्ज का अपन फोर्स निकालेंगे और उनको ऐसे ऐड कर देंगे। तो यह है बच्चों बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखो, पूरी कोशिश रहेगी कि अगली क्लास जब आप लोगों की आए कल या परसों में, तो आप लोगों को इस पर अपन लाइव क्लास लेके इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं कूलाम नियम के, वो न्यूमेरिकल अपन करेंगे। तो हो सके या कल या फिर परसों में आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि आप लोगों की कब कितनी बजे लाइव क्लास होने वाली है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। आप लोगों को इस पर आधारित अब तक जितना पढ़ा है कूलाम नियम तक, ये जो टॉपिक है, यहाँ तक जितने भी अपनी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो इसलिए जब आपको बोला जाए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, वहीं पर आपको नोट करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो लाइव क्लास लेने की पूरी कोशिश है। आप लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट में कि लाइव क्लास क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए लेनी चाहिए या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजने चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताना, तो उसके हिसाब से अपन लोग देखेंगे कि लाइव क्लास ले या नहीं ले। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊँ तो पता लगता रहे कि कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो तभी पता लगेगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास लाइव होगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।